हेलो एवरीवन। सो अगेन आ चुके। ऑलरेडी देखो, अभी हमने जियोग्राफी का एक लेक्चर हमने फिनिश कर लिया, जिसमें बेसिकली हमने आइलैंड्स पढ़े हैं। अभी हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो हम इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ने वाले हैं, और जिसमें होमोस्टैसिस और पढ़ेंगे। तो को देखेंगे कि एक्चुअली है क्या। अब मोटा मोटा अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है। आप छोटे से बड़े कैसे होते हो, ठीक है। आपके अंदर ग्रोथ कैसे होती है, चीज़ें कैसे डेवलप होती है। आप एक शिशु अवस्था से आप एक बालक अवस्था में आते हो, फिर आप एक अच्छी एक एक दूसरी अवस्था में आते हो। तो ये इस पूरे को एक सक्सेशन कहा जाता है। उसी तरीके से एक रॉक से लेकर के एक पेड़ बनने तक का पूरा उसे इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है, ठीक है। समझते हैं एक बारी और देखते हैं, ठीक है। तो आप आगे आ जाओ। अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के, इकोसिस्टम डेवलपमेंट, होमोस्टेसिस, साइबरनेटिक फीडबैक कंट्रोल जो भी होता है, और एनर्जी फ्लो थ्रू द फूड चेन, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, बेसिकली बायोजियोकेमिकल साइकिल से किस तरीके से होता है, तो ये सब कुछ पढ़ेंगे। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है इसको पहले समझ लो। देखो, एक प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है, एक चीज मान के चलो। अगर मैं आपको इस सारी चीजों को, इसको इसको मत पढ़ो कुछ भी, आप सिर्फ इस इमेज को देखो, आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, आप एक जगह पे सिर्फ पत्थर पत्थर डाल दो। आप अपने गमले में भी, सिर्फ आपके घर में एक गमला होगा, आप एक बार तरीका अपनाना, आप सिर्फ अपने गमले में एक पत्थर डाल दो और उस पर सिर्फ पानी भर दो। पानी मिलना चाहिए, अगर पानी नहीं मिलेगा तो काम खराब है। सबसे पहले ये वाली कंडीशन होगी आपके गमले में या फिर कहीं भी। धीरे धीरे वो पानी आपका सड़ेगा, उसके ऊपर लाइकेन और फंगी जम जाएगी, ठीक है। और जब धीरे धीरे जमेगी तो फंगी कुछ इस तरीके से घास में या किसी चीज़ में तब्दील होगी। स्मॉल एनुअल प्लांट्स लाइकेन जमे, उसकी वजह से ग्रो होगा। देन उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ी सी ग्रास या फिर ऐसा कुछ आ जाएगा, हर्ब्स और समथिंग। उसके बाद कुछ इस तरीके का कुछ ऐसा होगा, धीरे धीरे सक्सेशन चलेगा, और देन उसके बाद में एक अच्छा खासा पेड़ बन जाएगा। तो इसे पाइनियर स्टेज कहा जाता है, इसे इंटरमीडिएट स्टेज कहा जाता है, इसमें ग्रास, स्ट्रब्स और शेड इंटॉलरेंट ट्रीज आ जाते हैं, वहीं क्लाइमैक्स कम्युनिटीज आ जाती हैं। तो इस पूरे एरिया, इस पूरे काम को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। दिस इज ऑल, ठीक है। दो तरीके की होती हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। दोनों क्या होते हैं वो देखेंगे। द फर्स्ट प्लान टू कॉलोनाइज एन एरा इज कॉल्ड बाय पाइनियर कम्युनिटी, जो कि हमने आपको बोला। देन जो फाइनल होता है वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाता है, उसके बीच में इंटरमीडिएट होता है। एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज स्टेबल, मैच्योर, मोर कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग लास्टिंग। ऑब्वियस सी बात है, जब धीरे धीरे जब वो स्टार्ट होगा, स्टार्ट हो जाने के बाद जब वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी में आ जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। उस पेड़ को आपके लिए हिलाना, जब जब पायनियर वाली में होगा या फिर इंटरमीडिएट में होगा, तब आप उसको कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हो कि आप इजीली आप उसे हटा सको, वहां से खत्म कर सको। बट जब एक क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाती है, देन इट्स क्वाइट हार्ड कि आप उस एरिया को, उस इकोलॉजिकल को हटा पाए वहां से। द स्टेज लीडिंग टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज कॉल्ड सक्सेशन स्टेज और सीरीज। Each transitional community that is formed and replaced during succession is called stage in succession और सेरल कम्युनिटी बेसिकली। तो ये जो सेरल कम्युनिटी है या फिर ट्रांजिशन होता रहता है कोरल से, सॉरी पाइनियर से लेकर के इंटरमीडिएट में, उसके बाद में उसे रिप्लेस किया जाता है। देन एक जो फाइनल आती है, जो स्टेज जो सक्सेस होता है, उसे सेरल कम्युनिटी कहा जाता है बेसिकली। द सक्सेशन इज कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग: इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, शिफ्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिजर्वे, इंक्रीज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब्स होगा, धीरे धीरे उस पर मान के चलो। एक छोटी सी अगर एक चीज़ बताता हूँ, अपने जो पत्थर बनाया, जो पत्थर आपने लगाए थे उस पर लाइकेन लगा, एक एक पौधा निकला होगा, घास निकली होगी, धीरे धीरे उस घास में से कोई छोटा सा फूल निकला होगा। अब उस फूल में जो पहले घास से जब वो फूल निकला तो उसमें न्यूट्रिएंट चेंज हुए होंगे, उसका रिजर्वियर चेंज हुआ होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी चेंज हुई होगी। जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा, अनफॉर्चुनेटली अगर वो किसी का फल फ्रूट का अगर पौधा निकल जाए, तो धीरे धीरे उस पर फल लगना चालू हो जाएंगे, तो उसके ऑर्गेनिज्म में भी, बाकी सारी चीज़ों में भी और ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा। ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, एकदम से धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और ये सारी चीज़ें, दैट्स बेसिकली इसका कैरेक्टरिस्टिक है। सक्सेशन वुड ऑकर फास्टर इन एरिया एग्जिस्टिंग इन मिडल, आई एम रियली सॉरी। So succession would occur faster in area existing in the middle of the large continent. This is because here seeds of plant belonging to the different seeds would reach much faster. तो ऑब्वियस ही बात है, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ हो। सक्सेशन वुड ऑकर फास्टर इन एरिया एग्जिस्टिंग इन मिडल ऑफ द लार्ज कॉन्टिनेंट। आप कोई भी ऐसा एरिया, मिडल कॉन्टिनेंट के बेसिकली क्या होता है, आपको पता होगा, आपका पूरा एक एशिया कॉन्टिनेंट है पूरा, ठीक है। इस एशिया कॉन्टिनेंट के अगर आप मिडल में जाओगे तो मिडल में इस एरिया में बारिश भी ज़्यादा है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, तो यहाँ पर इसका बढ़ना और ज़्यादा जरूर, और ज़्यादा हो जाएगा इंस्टेड ऑफ किसी और की जगह, ठीक है। तो ये आपको देखना जरूरी रहेगा, इसको थोड़ा सा अगर डीप डीप साइड देखोगे तो और ज़्यादा बेटर है। वहीं अगर मैं प्राइमरी सक्सेशन की बात करूं तो प्राइमरी सक्सेशन टेक्स प्लेस ओवर वेयर नो कम्युनिटी हैज एग्जिस्टेड प्रीवियसली।
तो अगर सबसे पहले मान के चलो, वही मैंने वही रॉक बैर रॉक वाला बता दिया, देन उसके बाद में दूसरा आएगा उसके बाद छोटी छोटी ग्रास लगेगी, फिर धीरे धीरे इंटरमीडिएट पे जाएगा। सो दैट्स बेसिकली पायनियर स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है, जिसमें माइक्रोब्स, लाइकेन, मोसेस, एल्गी लगनी चालू हो जाती है। सो दिस इज ऑल। ओके, तो ये जो छोटी सी है प्राइमरी सक्सेशन। अब इस पे एक आंसर अगर आप देना चाहो तो आप आंसर दे सकते हो, बहुत इजी आंसर है, ऑलरेडी ये पेपर में आ चुका है। टू बी वेरी टू अगर मैं आपको अगर ये दे रहा हूँ, तो lichen which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are actually a symbiotic association of किसका? एल्गी बैक्टीरिया होगा वहाँ पे, एल्गी फंगी होगा, बैक्टीरिया फंगी होगा, फंगी और मोजिस होगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हम अभी की डेट में हम फंगी और एल्गी की बात कर रहे हैं। तो लाइकेन और एल्गी और फंगी बेसिकली एक ही चीज़ है। वहाँ पर बैक्टीरिया की बात नहीं कर सकते, बैक्टीरिया यहाँ भी आ रहा है, मोजेस की बात नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ पर एल्गी और फंगी एक साथ आ रहा है, एल्गी लाइकेन और फंगी की हम बेसिकली बात कर रहे थे, इन दोनों का मीन्स एक ही काउंट में होता है। तो ध्यान रखिएगा, तो आंसर विल बी बी। ठीक है, क्यों पहले देख लो। Lichen are plant-like organism that consist of symbiotic association of algae, usually green, cyanobacteria and fungi। ठीक है, तो जो लाइकेन है या फिर जो कुछ भी है बेसिकली साइनोबायोटिक है, किसका? एल्गी का। एल्गी क्या होती है? ग्रीन कलर, ग्रीन होती है। ठीक है, तो ध्यान, वो साइनोबैक्टीरिया जो बेसिकली पौधे होते हैं वो फंगी लगाना चालू करते हैं। फंगी प्रोवाइड शेल्टर, वाटर, मिनरल टू द एल्गी। इन रिटर्न द एल्गी प्रोवाइड्स फूड बेसिकली। सो दिस इज द बेसिकली इनका एक फूड चेन बदलता है। सो द आंसर विल बी एल्गी एंड द फंगी। ओके, so the pioneer through the death any decay leaves patches organic matter which small animals can leave। तो पाइनियर वाला है, तो धीरे धीरे अब ऑब्वियसली बात है, पानी सड़ना चालू होगा तो पानी में से धीरे धीरे छोटे मोटे जीवाणु वाणु मच्छर पच्छर निकलेंगे। तो धीरे 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 उसको सड़ना, वो सड़ेंगे गलेंगे भी, तो उसकी वजह से वो अपना एक खाना बना पाएंगे। सो दैट्स बेसिकली कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, जिसे हम फर्स्ट स्टेज भी कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा नॉर्मली वही चीज़ समझा रखा है जो मैं आपको बोला अभी। The new condition may be conductive when the establishment of additional organism may subsequent arrive at the site। आती है ऑब्वियसली बात है, जब कोई न्यू कंडीशन अगर बनेगी तो उस पर ऑर्गेनिज्म और सारी चीज़ों का चेंजेस होगा, धीरे धीरे आएगी उस पर। सो दैट्स बेसिकली ज़्यादा डाइवर्स होगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा, नेचर अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होगी। तो उनके लिए एक, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था हैबिटेट और नीड के बारे में। तो वो सारी चीज़ें डेवलप होगी। पहले सबसे पहले क्या होता है, एक एनिमल आएगा, उसके बाद ज़्यादा आएंगे, फिर एक कम्युनिटी बनेगी, फिर एक पॉपुलेशन बनेगी। तो इस तरीके से चलता रहेगा। देन उसके बाद वो उनका एक पूरा हैबिटेट बन जाएगा। हैबिटेट के बाद वो अपना अपना एक घर बनाएंगे। दैट्स बेसिकली हम कह सकते हैं नीक बनाएंगे, जहाँ पर वो रहेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, जहाँ पर उनकी फंक्शनल और फिजिकल एक्टिविटी चलेगी। ठीक है, the pioneer species disappear as the habitat condition change in the invasion of new species progress leading the replacement of the preceding community। तो इस तरीके से चलता है बेसिकली, इन्वेजन ऑफ न्यू स्पीसीज आएगी ऑब्वियसली बात है, तो उस जगह पे। अब इसको अगर आप देख लो तो ये सेकेंडरी सक्सेशन है, sequentially development of biotic communities after the complete of partial destruction of existing community। जब धीरे धीरे, जब पहली कंडीशन, जब आपकी प्राइमरी कंडीशन या फिर पूरी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी आपकी आ जाएगी, तो उसके बाद में कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी। तो एनुअल फीड ये सारी कुछ चलेगा। देन लेटर आपके पास ये सारा कुछ है, देन ये सारा कुछ चलता रहेगा, इंटरमीडिएट स्टेज आ जाएगा, क्लाइमैक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसी कम्युनिटी आ जाएगी जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे। तो इस पूरी डेवलप्ड कम्युनिटी को बेसिकली सेकेंडरी का सक्सेशन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, देखो इस तरीके से चलेगा। 1 to 2 ईयर्स के लिए पाइनियर रहेगा, 2 to 20 के लिए बेसिकली सिर्फ ये नॉर्मल रहेगा, ग्रासेस एंड अदर पेरेनियस श्रब्स आ जाएंगे। इंटरमीडिएट थोड़ा सा बड़ा साल हो जाएगा, देन उसके बाद में जो एक्चुअली होगा वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। तो दीज ऑल बेसिकली कॉल द सेकेंडरी। जब बिल्कुल एक फाइनल स्टेज पे क्लाइमैक्स कम्युनिटी में आने के बाद जब वो एक पूरा का पूरा एक हैबिटेट बना लेंगे, अपना नीक बना लेंगे, सो दैट्स बेसिकली सेकेंडरी सक्सेशन। So a mature or intermediate community may be destroyed by natural events such as flood, drought, human intervention such as deforestation। इनकी वजह से जो इंटरमीडिएट कम्युनिटी है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दिस अबेंडन लैंड इज फर्स्ट इन्वेड बाय हार्डी स्पीसीज ऑफ ग्रासेस दैट कैन बी सर्वाइव इन बेयर सन बिग। बेसिकली ये जो अबेंडन यानी कि त्यागा हुआ लैंड होगा, जो बेसिकली खराब हो गया होगा लैंड, इसके ऊपर सबसे पहले जो इन्वेडेड स्पीसीज होती हैं, ग्रास होती हैं, वो इसके ऊपर धीरे धीरे बनना चालू होती हैं। दीज ग्रासेस में बी सून जॉइंड एज टॉल ग्रासेस, जिससे बड़ी बड़ी घासों में तब्दील हो जाएंगी छोटी छोटी घास, और एक इकोसिस्टम बनाएंगी जहाँ पर माइस, रैबिट्स, इंसेक्ट्स ये सारे के सारे आना चालू होंगे। ठीक है, एक अच्छा खासा इकोलॉजिकल इकोसिस्टम बनना चालू हो जाएगा धीरे धीरे। अब ऑब्वियसली बात है, वहाँ पर अगर इंसेक्ट्स, रैबिट आ रहे हैं धीरे धीरे, वहाँ पर चिड़िया भी आना चालू होगी, बाज भी आना चालू होगा, सांप भी आना चालू होगा, देन बड़े बड़े और चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। इवेंचुअली सम ट्रीज कम अप इन दिस एरिया सीड ऑफ विच मे बी बॉट बाय विंड और एनिमल्स।
धीरे धीरे इस एरिया के अंदर बाकी थोड़े और चीज़ें और ट्रीज आने चालू हो जाएंगे जो कि बेसिकली किसी किसी के थ्रू लाए गए हों, या तो हवा के थ्रू लाए गए हों या किसी चिड़िया के थ्रू लाए गए हों। तो जो चिड़िया ने खाया होगा वो किसी का बीज वहाँ पर डाल दिया, तो धीरे धीरे वहाँ पर वो सारी चीज़ें डेवलप हो जाएगी। एंड ओवर द ईयर्स द फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी, एक अच्छी खासी कम्युनिटी डेवलप होगी, और एक अबेंडन लैंड एक अच्छा खासा एक फॉरेस्ट बन जाएगा धीरे धीरे। सो ये बेसिकली एक सेकेंडरी सक्सेशन में काउंट हो जाता है। तो दिस इज नाउ difference between primary and secondary succession. Unlike in the primary succession, secondary succession start a well developed soil already formed at the site, thus the secondary is relatively faster. तो सबसे पहले जो प्राइमरी होता है वो क्या करता है बेसिकली, द सेकेंडरी सेक्शन स्टार्ट तब होगा जब ऑलरेडी वहां पर एक अच्छी खासी सॉइल डेवलप हो चुकी होगी, एक अच्छी खासी साइट हो चुकी होगी। उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्शन होगा, जो सेकेंडरी सक्सेशन होगा, वो उसके बाद फास्ट वे में डेवलप्ड होगा। उसके बाद अगर आप कोई भी पौधा लगाओगे तो बहुत जल्दी जी जाएगा, बहुत जल्दी उड़ जाएगा। बट प्राइमरी सक्सेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें आपको आपने देखा पहले 1 से 2 साल लगेंगे, फिर उसके बाद में जो इंटरमीडिएट हो जाएगा उसमें आपका 2 से 20 साल लगेंगे, तो ऐसे चलता जाएगा। वहीं ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन आएगा। ऑटोजेनिक और एलोजेनिक क्या होता है? व्हेन सक्सेशन इज बॉट बाय लिविंग इनहेबिटेंट ऑफ द कम्युनिटी इटसेल्फ, द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोजेनिक, while change brought by the outside forces known एलोजेनिक। यानी कि इसे हम बेसिकली इसे हम कहते हैं इंट्रो और एक्सट्रो। ठीक है, इंट्रो और इंटरवल इंटरनल चेंजेस और एक्सटर्नल चेंजेस, जहां पर कुछ भी ऐसे जो चेंजेस हैं जो कि इनहेबिटेंट, जो कि वहां पर रह रहे चिड़ियाओं के, जानवरों के, लोगों के थ्रू अगर कोई चेंजेस लाए जा रहे हैं तो उसको बेसिकली ऑटोजेनिक कहा जाता है, जिसको हम खुद लेके आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सक्सेशन होते हैं जो कि डायरेक्टली पृथ्वी हमें दे रही है, जिससे हम एलोजेनिक सक्सेशन हम इसे कहा जाते हैं, जो कि आउटसाइड ऑफ द फोर्स के थ्रू लाए जाते हैं। ठीक है, ऑटोजेनिक सेक्शन ड्राइवन बाय द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक हमें आप पता है क्या क्या होते हैं। वहीं एलोजेनिक सेक्शन ड्रिवन बाय द अबायोटिक कंपोनेंट्स, फायर, फ्लड, इकोसिस्टम, इनके थ्रू जो लाए जाते हैं, जो कि नेचर के थ्रू, जिसे हम एक्सटर्नल सोर्सेज कहा जाता है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी अगर एक नॉर्मल अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहो तो बहुत इजी रहेगा। इन द ग्रासलैंड ट्री डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सेक्शन बिकॉज ऑफ वाटर लिमिट एंड फायर। कुछ नहीं है, ध्यान रखो, सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन उसने पूछा है कि किसी भी ग्रासलैंड पे ट्री किसी भी ग्रास को रिप्लेस नहीं करते हैं बिकॉज द पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सेक्शन, क्योंकि ग्रासेस ट्री को रिप्लेस, ग्रासेस होती हैं जो कि ट्री आते हैं, ट्री को लेके आती हैं। तो अगर किसी ट्री को अगर वो करेंगे, अगर रिप्लेस किसी ट्री डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ट्री भी तभी बना जब वो ग्रासेस हैं, वरना बनेगा ही नहीं। और इसका रीजन क्या है? वाटर लिमिट्स एंड फायर। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट्स इट। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहो, the grasses have one good trick to monopolize a place. In the dry season, grasses dry up, cause fire, which destroy the plant species and the seeds. Also, grassland developed regions scanty rainfall where the plant growth cannot be achieved. ठीक है, थॉट फॉरेस्ट फॉर्म ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी मोस्ट ऑफ इकोसिस्टम, सेम चीज़ है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रासेस ग्रासलैंड आर ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, उसको नहीं कर सकते। ग्रासलैंड होने की वजह से ही एक ट्री का वहाँ पे एक अच्छा पनप पाया है, वरना नहीं होता। अब इन सब का रीजन क्या है? वाटर लिमिट एंड द फायर। अगर वाटर अगर वहां पर होगा तभी वो ट्री बन पाएगा, और वाटर कब होगा? जब ग्रासलैंड सबसे पहले आया होगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बुक्स के थ्रू नहीं आते हैं, आपको एनालिटिक्स भी आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इनको मैं रिजोल्व कैसे करूं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। ऑटोट्रॉफिक एंड द हीट्रोट्रॉफिक सक्सेशन इन विच इनिशियली द ग्रीन प्लांट्स आर मच ग्रेटर इन क्वांटिटी इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, और वहीं जहां पर ग्रीन प्लांट्स नहीं है, एंड द वंस विच द हेट्रोट्रॉफिक्स आर ग्रेटर इन द क्वांटिटी नोन एज हेट्रोट्रॉफिक। जहां पर ग्रीनरी बहुत ज्यादा है जिसके थ्रू प्लांट अपने आप ही ग्रोथ हो रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। यानी कि आपने देखा होगा ऑटोट्रॉफिक में जब प्लांट अपने आप खाना खुद ही बनाते हैं, साइनोबैक्टीरिया और सारी चीज़ों के। हीट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो प्लांट को खा के अपना गुजारा चलाते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु। तो इन दोनों का बेसिकली यही मीनिंग है, दैट्स इट। ओके, अगर यहाँ की बात करें सक्सेशन इन प्लांट्स की, तो सक्सेशन इन प्लांट्स के अंदर आपको ये चीज देखनी है, सक्सेशन दैट ऑकर्स ऑन लैंड ड्राई एरियाज वेयर मॉइस्चर कंटेंट लो ऑन ए बेर रॉक इज नोन एज एक्सएच। ओके, सक्सेशन दैट ऑकर्स ऑन द लैंड ड्राई एरियाज, जहां पर सक्सेशन ड्राई एरिया पे बनता है या फिर कहीं पर एज डेवलपमेंट ड्राई एरिया पे होता है, जहां पर मॉइस्चर की जो कंटेंट, जो क्वांटिटी है, कंटेंट है, वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और बेर रॉक पर अगर बनना चालू होता है, इसे ज़ेराच कहा जाता है। इसे जरा का कहेंगे बेसिकली, आई डोंट नो, जस्ट वर्ड को ध्यान रखिए, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। बट सक्सेशन टेक प्लेस इन वाटर बॉडी, बेसिकली हाइड्रक कहेंगे उसे। ठीक है, अगर कहीं सक्सेशन ऐसी जगह पे है जहां पर सक्सेशन लीड मीडियम वाटर कंडीशन, तो उसे मैजिक कहेंगे, नीदर ड्राई और नीदर हाइड्रिक। ओके,
With the time of xerophatic habitat gets converted into mesophatic plant needing only a moderate amount of water. तो इसे बेसिकली इन दोनों का ही बेसिकली है. तो xerophatic इसे बेसिकली जब ड्राई में होगा, वहीं जब थोड़ा अगर वो पानी में हो रहा है तो उसे हाइड्रिक कहेंगे. और जब वो पानी की कंडीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, और जहाँ पर हाइड्रिक और हाइड्रिक और जेरक जो भी जिसे हम कहते हैं, सॉरी आई डोंट नो यार हाउ टू प्रोनाउंस इट. तो इन दोनों कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन है, ना तो पानी ज़्यादा है ना ड्राई ज़्यादा है, तो उसे मैजिक कहेंगे, यानी कि मेजोफाइट्स बेसिकली मेजिसाइट्स कहेंगे. और इन दोनों जब जेरेटिक हैबिटेट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मेजोफाइट्स, प्लांट नीडिंग ओनली ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ा बहुत वाटर चाहिए होगा अगर जेरेफेटिक कोई हैबिटेट है जो कि कन्वर्ट हो रहा है मेजोफाइट में. ओके. तो सक्सेशन इन वाटर, देखो पानी के अंदर जो होता है उसे हाइड्रिक कहते हैं, आपको पता चल ही गया है. तो इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर द पायनियर्स आर द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन. पानी के अंदर, पौधे के अंदर जो सबसे पहले जो साइनोबैक्टीरिया के जो पौधे बनते हैं उसे फाइटोप्लैंक्टन ही कहा जाता है. ठीक है. एंड दे आर रिप्लेस विद द टाइम ऑफ फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स, रूटेड हाइड्रोफाइट्स, सेड्स, ग्रासेस के थ्रू इनको रिप्लेस कर दिया जाता है टाइम टू टाइम. क्लाइमेक्स अगेन वुड बी फॉरेस्ट विद द वाटर बॉडीज कन्वर्टेड इनटू द लैंड. धीरे धीरे ये सारे चेंजेस होते रहेंगे. कई बार क्लाइमेक्स जो चेंजेस लाएगा फॉरेस्ट के अंदर, या फिर वाटर बॉडीज है जो कन्वर्ट कर देगा लैंड में, लैंड को. तो कई पानी सूखेगा, सारी चीज़ होगी, तो वो लैंड ही बनेगा. Another important fact is understand that all succession whether taking place in water, land proceeds similar climax community, the magic. इन सबको मेजिक ही कहा जाएगा. कोई भी अगर सक्सेशन हो रहा है जो कि चाहे कहीं भी हो रहा है, चाहे वाटर पे हो रहा है, लैंड पे हो रहा है, जो बेसिकली क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहा जाता है इसे. ठीक है. तो ध्यान रखिएगा इसको. वहीं अगर आप यहाँ पर अगर आप एक नज़र मारने की कोशिश करें, तो अगर ये वाली जो कंडीशन है इसे फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है. इसे रीड स्वयं स्टेज कहा जाएगा, सबमर्ज प्लांट स्टेज कहा जाएगा, मार्श कहा जाएगा जब दलदली बन जाएगा तो इस तरीके का हो जाएगा. सबमर्ज ट्री फ्लोटिंग हो जाएगा जिस तरीके से बहुत ज़्यादा जो पौधे हैं वो बिल्कुल डूब जाएंगे. स्क्रब कहा जाएगा जब बहुत ज़्यादा पौधे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये सारी चीज़ें. देन फाइनल स्टेज कुछ इस तरीके का होगा कि पूरा का पूरा सबमर्ज हो जाएगा, लैंड बन जाएगा. ठीक है. तो ये वाला. तो होमोस्टेसिस इन इकोसिस्टम में क्या होगा? होमोस्टेसिस क्या होगा? मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि एक ऐसा संतुलन बना के रहेगा जहां पर साइकोलॉजिकल चीज़ें आराम से नॉर्मली चलती रहे, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंडी हो. तो ऐसा इसे बेसिकली एक नेचर के साथ में, इकोसिस्टम के साथ में एक इक्विलिब्रियम संतुलन बना के रखता है. ऑर्गेनिज्म ट्राई टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इंटरनल एनवायरनमेंट एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है. जो ऑर्गेनिजम्स हैं, पौधे हैं, इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल सक्सेशन है, जो भी है, ये सारा का सारा एक जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन सबका, वो एक ऐसा कंसिस्टेंसी, एक ऐसी आ, संतुलन बना के रखते हैं जहां पर इन्वायरमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से अपने आप को बचाता है, इस संतुलन में लाता है. ठीक है. वहीं अगर आप इसको देखें तो आपको समझ आएगा, सम ऑर्गेनिज्म कैन बी मेंटेन होमोस्टेसिस बाय साइकोलॉजिकल समटाइम्स बिहेवियरल मीनिंग. इनको इस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि पौधे या फिर एक तरीके कैमोफ्लोज ही मैं इसे कहूंगा, और कुछ तो नहीं कह सकता. रीजन बेइंग क्या होगा कि जब आप इसे कैमोफ्लोज कहेंगे तो इन चीज़ों को जब आप मेंटेन करते हो या फिर चीज़ों को करते हैं, ये अपने आप, जैसे आपकी बॉडी अपने आप ही आपकी चीज़ों को मेंटेन करती है, आप जिस भी एरिया में जाते हो उस हिसाब से आपकी बॉडी ढलना चालू हो जाती है धीरे धीरे. सेम इसी तरीके से अपने आप को टेम्परेचर को और इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके से अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं. जहाँ पर भी आपने देखा होगा सक्सेस ऑफ मैमल्स लार्जली ड्यू टू एबिलिटी ऑफ मेंटेन कंस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, थ्राइव वेदर दे हैव अंटार्कटिका और सहारा डेजर्ट समथिंग लाइक दैट. तो इस तरीके से चलता है. ओके. कंफर्म करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी वही सारी चीज़ें, एक्वेटिक एनिमल किस तरीके से कौन कौन कर रहा है. तो कुछ पौधे, कुछ जीव जंतु होते हैं जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो उसको जानने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रहने की. ठीक है. वाई दीज कन्फर्म्स हैड नॉट इवॉल्व टू द बिकम रेगुलेटर्स. ऑब्वियसली बात है, ये रेगुलेटर नहीं बन सकते हैं इनको, क्योंकि वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन द पोलर रीजन, जो कि अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, अपनी बॉडी को कैमोफ्लोज लाते हैं, यानी कि उसके अकॉर्डिंगली उसको बांधने की कोशिश करते हैं, उसको एक संतुलन में लाने की कोशिश करते हैं. तो ये अपने ये उसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, उसके साथ सिर्फ संतुलन बना सकते हैं. ठीक है. ध्यान रखिएगा. माइग्रेट क्या होता है? अब एवरी विंटर द फेमस केवला देव नेशनल पार्क, जो कि भरतपुर के अंदर राजस्थान में, हॉस्ट थाउजेंड ऑफ माइग्रेट बर्ड्स, जो कि बेसिकली साइबेरिया से आती है और कोल्ड रीजन से आके यहाँ पर आके बैठती हैं. ठीक है. तो ये बेसिकली माइग्रेट होता है. द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू ए मोर हॉस्पिटेबल एरिया रिटर्न फॉर द स्ट्रेसफुल पीरियड ऑफ इज एयर. यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल के लिए आप अपने कई बार वैकेशन के लिए अगर आप दूसरे एरिया में जाते हो, दूसरी जगह पे जाते हो, तो उस एरिया में आप, यानी कि आप हिमालय में जा रहे हो, कई बार शिमला विमला जाते हो, तो इस वजह से ताकि आपका स्ट्रेस दूसरा हो सके, आप खुश रह सकें, तो आप माइग्रेट कर रहे हो थोड़े टाइम के लिए. जैसे ही आपका स्ट्रेस थोड़ा बहुत कम होता है, आप थोड़ा खुश होना फील करते हो, आप वापस आते हो, अपने काम में लग जाते हो. दैट्स बेसिकली कॉल्ड दिस स्मॉल, यानी कि छोटे पीरियड के लिए एक माइग्रेट.
ओके, सस्पेंड क्या होता है? इन ए बैक्टीरिया, फंगी एंड लोअर प्लांट्स, वायरस काइंड ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्स आर फॉर्म्ड which help them to survive unfavorable condition. These germinate on the availability of suitable environment. अब क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया, फंगी या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पौधों को, बाकी सारी चीज़ों को, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं, उसके अंदर ऐसी सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि उसके अंदर वो रह पाए, अपने आप को संतुलन में ला पाए। तो ये सारी की सारी इन अ हायर प्लांट, सीड, सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव, कुछ एनिमल होंगे, कुछ पौधे होंगे, ये सारी चीज़ अपने आप को करते हैं। इसमें हाइबरनेशन कहा जाता है बेसिकली। अगर आप देखोगे तो बियर्स गोइंग इनटू द हाइबरनेशन ड्यूरिंग द विंटर, एग्जांपल ऑफ स्कैप ऑन द टाइम, कि उनको लगता है कि पोलर रीजन के अंदर गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है तो वो ठंडे एरिया में जाना चालू कर देते हैं ताकि वो उस एरिया के अंदर अपने आप को मैनेज कर पाए। ठीक है, तो सम स्नेल एंड फिश जो कि इनटू एस्टिवेशन टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम, हीट एंड डिस्केशन, तो वो ठंडे एरिया में चले जाते हैं। सो दिस इज सस्पेंडेड बेसिकली, नॉर्मली वो अपने आप को थोड़ा सा फेवरेबल, जू प्लैंक्टन्स होते हैं जो कि फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसी ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से उनको फाइटोप्लैंक्टन को खाना पड़ता है ताकि अपने आप को एक तरीके से मैनेज कर पाएँ, अपनी बॉडी को एक संतुलन दे पाएँ। दैट्स बेसिकली कॉल्ड द सस्पेंड, और इसे माइग्रेट के तरीके से भी काउंट कर सकते हैं। तो सेम इकोलॉजिकल टेंडेंसी, बायोलॉजिकल सिस्टम, सेम सेल्फ रेगुलेशन जो कि होता है होमोस्टेसिस में, एक संतुलन बनाने की, दैट्स इट। और ओके, तो इन सब का एक फूड चेन होता है जिसमें जू प्लैंक्टन, जो कि जू प्लैंक्टन है, फाइटो प्लैंक्टन को खाता है अपना खाने के लिए। तो ये फूड चेन वाला सिस्टम हम पढ़ेंगे अभी, इसको अच्छे से समझेंगे। तो ये नॉर्मल सा एक छोटा सा, सिर्फ छोटा सा सिंपल सा लेक्चर था जो कि इसको हमने थोड़ा सा ब्रीफ वे में समझाने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट या फिर कुछ है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसके ऊपर थोड़ा काम कर पाएँ और आपको उस तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। दोबारा मिलते हैं नए लेक्चर में जो कि हमारा पॉलिटी का होगा। दोबारा लेक्चर लेके आएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।